प्रिय छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आप सर्वविदित है, मैं बराबर वीडियो आप लोग के बीच ला रहा हूं और मैं आज यूरोपीय कंपनी का अंतिम 6 यूरोपीय कंपनी थे, तो मैंने पुर्तगाली पढ़ाई, डच पढ़ाया, इसके बाद मैं अंग्रेज पढ़ाया और मैं अंतिम जो कंपनी है यूरोपीय कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं उसको बताने जा रहा हूं और यह भी आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है और इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनिए और इसको नोट करते जाइएगा, जो आपके लिए परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो मैं आज क्लास को शुरू कर रहा हूं। यूरोपीय कंपनी में सबसे अंतिम कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ध्यान दीजिए, मैं पढ़ा रहा हूं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। यूरोपीय कंपनी में सबसे अंतिम रूप में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आए, तो आप ये क्रम जान रहे हैं कि यूरोपीय कंपनी में पहले पुर्तगाली आए। तो पुर्तगाली कब आए? 1498 में आए। इसके बाद डच कब आए दूसरे नंबर पर? तो 1595 में डच आए। फिर अंग्रेज आए, तो अंग्रेज कब आए? तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। चौथे नंबर पर है डेनिश और यह 1616 में बने। फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1664 में बनी और उसके बाद है स्वीडिश कंपनी, तो यह 1732 में बने। तो आप देख रहे हैं यह बीपीएससी में कई बार क्रम आया है। तो कंपनी के क्रम में पहले पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेज है, डेनिश है, फ्रांसीसी है और स्वीडिश है। लेकिन कंपनी की स्थापना को अगर पूछा जाएगा तो पहले पुर्तगाली को रखेंगे, दूसरे नंबर पर अंग्रेज को रखेंगे, तीसरे पर डच रखेंगे, चौथे पर डेनिश और पांचवें पर फ्रांसीसी और छठे पर स्वीडिश रखेंगे। अब आप इस मैप को समझिए। अब ये आप समझ रहे हैं कि यह फ्रांस से आए थे। कहां से आए थे? फ्रांस से आए थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहां के थे? तो फ्रांस के थे। और उस समय फ्रांस में कौन सम्राट है? तो लुई 14वां सम्राट है। और भारत में जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस समय जो 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बने, उस समय मुगल बादशाह है औरंगजेब। तो ध्यान दीजिएगा कि भारत में मुगल बादशाह कौन है? तो औरंगजेब है। और फ्रांस के सम्राट कौन है? तो लुई 14वां है। अब बात होती है कि लुई 14वां के मंत्री कोलवर्ट के दिमाग में आया कि अभी तक कई यूरोपीय कंपनी भारत पूर्व से व्यापार कर चुके हैं, इसलिए फ्रांसीसी को भी भारत पूर्व से व्यापार करना चाहिए। तो यह वो सुझाव दिया अपने सम्राट लुई 14वां को और समझाया कि पूर्व से जो व्यापार होगा उससे फ्रांस को काफी फायदा होगा, कंपनी को काफी फायदा होगा। और लुई 14वां सहमत हो गए, यानी फ्रांस के सम्राट लुई 14वां सहमत हो गए। और तब जो है वो बोले कि ठीक है, आप कंपनी को गठित कीजिए। और तब वो कंपनी गठित हुई, यानी लुई 14वां के सुझाव यानी वो आदेश दिए कोलवर्ट को। और तब कोलवर्ट ने 1664 में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब इस कंपनी जो है इसका नाम है फ्रेंच ईस्ट इंडिस ओरिएंटल। तो आप क्या देख रहे हैं कि 1664 में कोलवर्ट के प्रयास से लुई 14वां ने जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उसका नाम है फ्रेंच ईस्ट इंडिस ओरिएंटल। और यह पहली कंपनी थी जिसमें सरकार का डायरेक्ट हस्तक्षेप था, यानी यह फ्रांस सरकार की डायरेक्ट कंपनी। अभी तक निजी कंपनी आई थी, 6 कंपनी में सब निजी थे 5, और बाकी यह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह एक सरकारी कंपनी है। लुई 14वां डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है, यह एक सरकारी कंपनी, बाकी सब निजी है। तो आप देख रहे हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। बनने के बाद जो है आप देख रहे हैं कि 1668 में फ्रैंक कैरो, फिर नोट कीजिएगा, फ्रैंक कैरो के साथ ईरान के वासी जो है मरकरा आ रहे हैं।
और यह जब भारत आए तो फ्रैंक कैरो के द्वारा यहां पर सूरत में जो है 1668 में कोठी डाली जाती है। तो फ्रांसीसी के द्वारा प्रथम कोठी कहां डाली जाती है? तो सूरत में डाली जाती है। तो आप जानते हैं, यह सर्वविदित आप जान रहे हैं अच्छी ढंग से कि यह जो पुर्तगाली भी सूरत में बसे हुए हैं, इसके बाद डच भी है सूरत में जमे हुए हैं और अंग्रेज भी जमे हुए हैं। और यह एक नई कंपनी जो है फ्रेंच कंपनी सूरत में जा रही है और इसका जो प्रतिद्वंदी है, जो कंपटीशन है, वो पुर्तगाली से भी है, डच से भी है, अंग्रेज से भी है। तो ये कंपनी तो बना ली, ये लोग अभी नए थे और वो लोग पुराने थे, जमे हुए थे, उनको व्यापार में पूरा पकड़ बना हुआ था। इसलिए फ्रेंच को बहुत ज्यादा सूरत में फायदा नहीं हुआ, उसको बहुत ज्यादा कंपटीशन करना पड़ा पुर्तगाली से, डच से और अंग्रेज से। इसके बाद जो है वह 1669 में वह जो है मुसलीपट्टम कहां है? तो मुसलीपट्टम है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में वह कोठी डालते हैं 1669 को, और वो डालते हैं जो है मरकरा के द्वारा। ईरान के वासी जो है मरकरा जो है वह मुसलीपट्टम में कोठी डालता है 1669 को। अब होता है कि आप मुसलीपट्टम में भी देख रहे हैं कि मुसलीपट्टम में जो है पुर्तगाली भी है, डच भी है और अंग्रेज भी है। तो यहां भी उसको कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। यहां भी सूरत के ऐसा इनको बहुत ज्यादा कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है मुसलीपट्टम। इसलिए इसके दिमाग में विचार आ रही है, क्यों नहीं एक नई जगह को जाया जाए, नई व्यापारी को बनाया जाए जहां पर हमको कोई कंपटीशन प्रतिस्पर्धा नहीं हो। तो वह कहां चले गए? तो वहां चले गए मद्रास के पास था सेंट थोमे। ध्यान दीजिएगा, मद्रास के पास था सेंट थोमे। तो 1672 में यह सेंट थोमे जाते हैं और वहां पर कोठी लगाते हैं। कहां लगाते हैं कोठी? तो सेंट थोमे में 1672 को लगाते हैं। और यह जो 1672 में सेंट थोमे लगाते हैं, यह जो है मुसलीपट्टम के अधीन था। और कहां था? तो गोलकुंडा के पास था। तो गोलकुंडा के पास यह जो है सेंट थोमे था, लेकिन मुसलीपट्टम के अधीन था। यह मुसलीपट्टम से जो है आज्ञा नहीं लेते हैं। इस पर डच ने मुसलीपट्टम को भड़काया, यानी गोलकुंडा को भड़काया कि आप जो है यह बिना आदेश का जो है यह सेंट थोमे में फ्रांसीसी कोठी डाल दिए हैं, जिसे गोलकुंडा और डच दोनों जो है मिलकर फ्रांसीसी पर आक्रमण कर देते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, कौन कौन आक्रमण करते हैं? गोलकुंडा करते हैं और डच दोनों मिलकर कहां आक्रमण करते हैं? सेंट थोमे पर आक्रमण करते हैं। और यह सेंट थोमे फ्रांसीसी से निकल जाता है और यह सेंट थोमे डच को प्राप्त हो जाता है। और यह जो सेंट थोमे पर कंपनी बनाए थे उसका नाम है ला दी हेग। तो कंपनी जो है सेंट थोमे भी किसके नेतृत्व बनी थी? ला दी हेग के नेतृत्व बनी थी। लेकिन सेंट थोमे हाथ से फ्रांसीसी का निकल जाते हैं, क्योंकि गोलकुंडा और डच दोनों मिलकर फ्रांसीसी यानी सेंट थोमे पर आक्रमण कर देते हैं। फ्रांसीसी हार जाते हैं और अंततः जो है यह कूटनीतिक से डच जो है सेंट थोमे को प्राप्त कर लेते हैं। अब क्या होता है कि यह जो ला दी हेग है यह असफल हो जाता है, इसलिए फ्रांस की सरकार इसको फ्रांस वापस बुला लेते हैं और एक नया जो है गवर्नर को बनाते हैं और उसका नाम है फ्रांसीसी मार्टिन। क्या नाम है? नोट कर लीजिएगा निश्चित तौर पर, फ्रांसीसी मार्टिन। और यही फ्रांसीसी मार्टिन फ्रांस कंपनी के भाग निर्माता है। फ्रांस कंपनी को भारत में पैर जमाने वाले लोग हैं। और यही फ्रांसीसी मार्टिन फिर एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं और तब 1673 में बलाडीपुरम के मंत्री हैं शेर अली खां। और शेर अली खां से वह एक गांव तमिलनाडु के नीचे प्राप्त करता है पादुचेरी। और इसी पादुचेरी में क्या करता है कि वह कोठी लगाता है फ्रांसीसी मार्टिन। शेर अली खां उसको जमीन देता है और यही आगे चलकर पौंडीचेरी हो जाता है और पौंडीचेरी में अपना हेड क्वार्टर फ्रांसीसी बनाते हैं। और इसमें पौंडीचेरी के संस्थापक कौन हो गए? फ्रांसीसी मार्टिन हो गए। अब टोटल गतिविधि का केंद्र तमिलनाडु के नीचे पौंडीचेरी आ गया और वो बनाए फ्रांसीसी। और यही कारण है फ्रांसीसी मार्टिन को जो है फ्रांसीसी कंपनी का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है।
फेरेंट करो सिर्फ संस्थापक है, वास्तविक नहीं है। तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी के वास्तविक संस्थापक कौन है? गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन, और वही पौंडीचेरी के भी संस्थापक हैं। और इसी पौंडीचेरी में जो है फ्रांसीसी अपना हेड क्वार्टर बनाया। अब आप यहां पर गौर कीजिए बाबू कि यह आप देख रहे हैं कि पौंडीचेरी उसका हेड क्वार्टर है। तो आप देख रहे हैं कि डच जो है उसके ठीक बगल में आंध्र प्रदेश में है। तो वहां पर वह कोलडिया किला डाल रहे हैं। वहां पर वो सोने का सिक्का डाले थे और उसकी सुरक्षा के लिए वो कौन सा किला डाल रहे हैं? कोलडिया किला डाल रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं कि तमिलनाडु में जो है अंग्रेज सेंट फोर्ट जॉर्ज किला डाल रहा है, सेंट फोर्ट जॉर्ज। इसलिए पौंडीचेरी में भी किला बनाने की आवश्यकता पड़ी फ्रांसीसी मार्टिन को, और वो किला बनाए पौंडीचेरी में और उसका नाम रखा लुई फोर्ट। क्या नाम रखा? लुई फोर्ट। क्योंकि जितने भी फ्रांस के सम्राट थे वो लुई के नाम से जाने जाते थे। तो ये फ्रांस के सम्राट के में यानी उसी की याद में लुई जो फ्रांस के सम्राट थे उसके नामकरण में लुई फोर्ट जो है पौंडीचेरी में किला बनाया फ्रांसीसी मार्टिन। तो आप देख रहे हैं कि वो पैर कहां कहां जमा लिए हैं? सूरत में है, मुसलीपट्टम में है, इसके बाद सेंट थोमे तो हाथ से निकल गया। इसके बाद वो पौदुचेरी यानी पौंडीचेरी प्राप्त करते हैं, उसको अपना मुख्यालय बनाते हैं और उसका श्रेय जाता है फ्रांसीसी मार्टिन को। और इसी पौदुचेरी में वह जो है फोर्ट लुई किला बनाते हैं। कौन बनाते हैं? फ्रांसीसी बनाते हैं निश्चित तौर पर। तो आप देख रहे हैं कि इसके बाद जो है फ्रांसीसी बंगाल की तरफ बढ़ते हैं। और बंगाल में कौन है? वहां पर जो नवाब है शाइस्ता खां है। तो शाइस्ता खां से 1690 और 92 में वो प्राप्त करते हैं, अनुमति लेते हैं और वो चंद्रनगर में कोठी डालते हैं। कौन? फ्रांसीसी। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए कि फ्रांसीसी लोग पटना भी आए थे, और उस समय जो पटना में यात्री आए थे फ्रांसीसी, उसका नाम है टेरवेनियर। और उन्होंने कहा था कि भारत में जो मुगल वंश है वो पटना भारत की दूसरी बड़ी जनसंख्या है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा नगर पटना है और काफी विकासशील है जगह है यह पटना। और यही कारण है कि पटना की मंडी से वो माल लेते थे और चंद्रनगर में व्यापार करते थे। कौन करते थे? फ्रांसीसी करते थे। तो आप देख रहे हैं कि पटना में उसका आना जाना लगा रहा, फ्रांसीसी का लगा रहा। इसके बाद क्या हुई कि फ्रांसीसी जो है इंडिया से बाहर, यानी अभी तक यूरोपीय कंपनी इंडिया से बाहर कहीं कोठी नहीं लगाए थे, लेकिन फ्रांसीसी पहली कंपनी है जो अफ्रीका के मेडागास्कर के पास एक जगह है मॉरिशस, और 1721 में वो मॉरिशस में कोठी डालते हैं। कहां डालते हैं? मॉरिशस में कोठी डालते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए कि यह केरल के पास माहे है, केरल में ही माहे है, और केरल के माहे में वो 1724 में कोठी डालते हैं। माहे में कब डालते हैं? केरल के माहे में 1724 में डालते हैं। और यहां तमिलनाडु में कराईकल है। कौन है? तमिलनाडु में कराईकल है, और 1739 में तमिलनाडु के कराईकल में डालते हैं। और यही कारण है कि भारत के आजादी के बाद भी 1954 तक पौंडीचेरी जो है माहे और कारिकल जो है फ्रांसीसी के पास ही रहते हैं 1954 तक, भारत की आजादी के कई वर्ष के बाद तक। और ऑपरेशन विजय के द्वारा जो है पौंडीचेरी, कराईकल और जो है माहे जो है भारत सरकार 1954 में अपने में मिलाते हैं, भारत सरकार में मिलाते हैं। अब आप इतना सारा चीज देख लिए। अब इस स्थिति यह है कि फ्रांसीसी मार्टिन के बाद इसके योग्य गवर्नर आए थे डुप्ले। अब आप देख रहे हैं कि यूरोप की धरती पर अंग्रेज और फ्रांसीसी हमेशा युद्ध होते रहे। तो यही कारण है कि भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो है युद्ध होते रहा। और अभी तक जितनी कंपनी थी पुर्तगाली, डच, वो सब साइड हो गए। और बाद में क्या स्थिति हुआ कि आप देख रहे हैं कि यह फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में लड़ गए, और भारत में इस दोनों के बीच 3 कर्नाटक का युद्ध हुआ। तो भारत में ही फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच कितने कर्नाटक युद्ध हुए? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है 1746 से 48 हुआ। फिर कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है वो 1749 से 54 हुआ।
फिर एक साल गैपिंग हुई, 1755 में युद्ध नहीं हुई। फिर कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ, कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ, और वो 1756 से 63 में हुआ। और बॉन्डीवास के युद्ध में सर आयरकुट ने फ्रांसीसी गवर्नर जो है काउंट लाली को बुरी तरह हराया, और बॉन्डीवास के युद्ध में पूरी फ्रांसीसी का सर्वनाश हो गया और अंग्रेज भारत में रह गए। जितनी यूरोपीय कंपनी आए, कर्नाटक के तीसरे युद्ध में अंग्रेज विजय रहे, बॉन्डीवास के युद्ध में। और यही कारण है कि यूरोपीय कंपनी में सबसे ज्यादा पकड़ अंग्रेज बना लिए। जितनी प्रतिद्वंदी कंपनी थी वो सबको हरा दिए, और धीरे धीरे अंग्रेज जब पैर जमा लिए तो वो व्यापार के रूप में फिर राजनीतिक में घुसने लगे। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीतकर अंग्रेज उत्तर भारत का स्वामी हो गए, और धीरे धीरे समूचे भारत पर अंग्रेज की कब्जा हो गई। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं छोड़ दिया था डेनिस के बारे में भी, उसको भी थोड़ा सा बच्चे आप जान ले डेनिस कंपनी के बारे में। तो डेनिस कंपनी जो है वो आप देख रहे हैं, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिस आए। तो डेनिस भी डेनमार्क के वासी थे। कहाँ के वासी थे? डेनमार्क के। और 1616 में डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई, और इस डेनिस की कंपनी 1620 में तमिलनाडु के तंजावुर में लगी। यह डेनिस की पहली कंपनी थी। इसके बाद डेनिस की दूसरी और अंतिम कोठी जो लगी 1676 में बंगाल के श्री रामपुर में। तो डेनिस के विषय में बहुत विशेष नहीं है। डेनिस के विषय में है कि डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कितने में हुई? 1616 में हुई। इसकी पहली कोठी कहां लगी? तमिलनाडु के तंजावुर में लगी। इसका जो सबसे अंतिम कोठी बंगाल के श्री रामपुर में 1676 में लगा। और इस दोनों कोठी को जो है डेनिस अंग्रेज के हाथ बेचकर डेनमार्क चले गए। और यह जो डेनिस है ये कितने क्रम पर आए? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, और फिर डेनिस ये चौथे क्रम पर आए। तो निश्चित तौर पर हम अभी आपको बाबू डेनिस पढ़ाए, फ्रांसीसी पढ़ाए, बहुत अच्छे ढंग से आप इसको नोट कर लीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाइए। एग्जाम में क्वेश्चन इतना बनते हैं किसी भी भारत के एग्जाम में फ्रांसीसी को लेकर। फिर मैं अगले में कर्नाटक का युद्ध आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा। वो कर्नाटक का युद्ध बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं बहुत इजी वे में आपको कर्नाटक का युद्ध समझा दूंगा। फिर आपसे मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चे के बीच पहुंचाइए, लाइक कीजिए, उसका मुनाफा जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा हमसे लीजिए। और हमेशा मैं तत्पर हूं आप लोग के लिए। इसी के साथ मैं आज अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। फिर अगले वीडियो में कर्नाटक के युद्ध को लेकर मैं आपके बीच आ रहा हूं। धन्यवाद।